स्कूल ब्यूटी हर दिन एक लव लेटर खोलती थी, लेकिन आज के लव लेटर में उन तीनों की फैमिली फोटो थी। फोटो में वो सिर्फ फीमेल लीड नहीं थी, उसने एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी पकड़ी हुई थी जो उससे लगभग मिलती जुलती थी। वो तुरंत तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी, जो इस प्रैंक का गुनहगार था। लेकिन जब उसने तुम्हें छोटे बच्चे का हाथ पकड़े देखा और बच्चे ने उसे प्यार से मम्मी पुकारा, तो उसकी मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। तुम्हें उससे टकराते देखकर उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कहा, वेंशिया हुआ, तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन ये हमारी बायोलॉजिकल बेटी है जो फ्यूचर से ट्रैवल करके आई है। उस दिन तुम घर से सिर्फ 2.5 सेकंड के लिए बाहर निकले थे कि अचानक एक नाजुक सी छोटी बच्ची पोर्सिलेन डॉल जैसी दौड़कर तुम्हारे पास आई। डैडी, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। तुम हैरान रह गए और गोल मटोल गालों वाली छोटी बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठ गए। छोटी बच्ची, क्या तुम अपनी मम्मी पापा से अलग हो गई हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें घर ले जाए? आपको हैरानी हुई जब छोटी लड़की ने साफ मीठी आवाज में जवाब दिया, डैडी, आप क्या कह रहे हैं? टोंग टोंग समझ नहीं रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। आप अभी भी एक भोली 18 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट थी, ये बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? आपने सब्र से फिर कहा, तुम्हें अपने डैड की याद आती है ना? भाई तुम्हें तुम्हारे असली डैड को ढूंढने ले जाएगा, ठीक है? लेकिन आप मेरे डैड हैं, टोंग टोंग के डैड है ना? ये देखकर कि आपने उसे नहीं पहचाना, छोटी लड़की ने दुख से मुंह बनाया, अपनी बाहें फैलाकर खुद को आपकी बाहों में डाल लिया। आपने सहजता से उसे बचने दिया, उसे चूकने दिया। छोटी लड़की की आंखें तुरंत लाल हो गईं, उसकी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच गईं और उसके चेहरे पर बड़े बड़े आंसू बहने लगे। डैडी, डैडी अब टोंग टोंग को नहीं चाहते। इस सीन ने आपको घबरा दिया। छोटी प्यारी, रो मत, रो मत। कोई मुझे बताए, 18 साल की उम्र में जब स्कूल में अभी भी मासूमियत भरी फीलिंग्स बाकी हैं, तो एक छोटी लड़की मेरे पास दौड़कर मुझे डैड क्यों कह रही है? ये सुनकर छोटी लड़की और जोर से रोने लगी। डैड, मुझे डैड टोंग टोंग कहते थे। मैं मम्मी को ढूंढकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। तुम्हें वॉशबोर्ड पर घुटनों के बल बिठाऊंगी। नहीं, तुम्हें ड्यूरियन पर घुटनों के बल बिठाऊंगी। तुमने गहरी सांस ली। टोंग टोंग है ना? मैं सच में तुम्हारा डैड नहीं हूं, लेकिन मेरे पास ये साबित करने के लिए एक फोटो है। छोटी लड़की अभी भी हाफ रही थी। उसने अपनी जेब से एक फोटो निकाली। तुमने बिना मन के फोटो खींची। वो 3 लोगों का फैमिली पोर्ट्रेट था। फिर तुम्हारी नज़र तुरंत फोटो में 2 लोगों पर गई, एक बड़ा और एक छोटा। छोटी लड़की बेशक प्यारी और नाजुक टोंग टोंग थी, और उसे पकड़े हुए औरत बहुत खूबसूरत थी। ये औरत कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन तुम ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे कि तुमने उसे पहले कहाँ देखा था। 2 सेकंड बाद तुम्हारी नज़र फोटो में उसके बगल में खड़े आदमी पर गई। तुम हैरान होकर जम गए। ये आदमी लगभग तुम्हारे जैसा ही दिखता था, बस उसमें थोड़ी कामुकता की कमी थी। हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर टोंग टोंग ने मुंह बनाया। डैडी अब ये दिखावा नहीं कर सकते कि वे टोंग टोंग को नहीं पहचानते, है ना? ये फोटो तब ली गई थी जब टोंग टोंग 5 साल की थी। ये सुनकर तुम उस छोटी लड़की के चेहरे को खाली आंखों से देखते रहे। वो सच में कुछ हद तक तुम्हारे जैसी ही था, और पता नहीं क्यों उस बहुत प्यारे छोटे चेहरे को देखकर तुम्हारे अंदर एक हल्की सी फीलिंग आ गई। तुमने एक गहरी सांस ली, अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जू म्याओ टोंग है। म्याओ यानी म्याओ टोंग, टोंग यानी मुटोंग। और तुम्हारे मम्मी पापा के नाम क्या है? मेरे पापा का नाम जू यान है और मेरी मम्मी का नाम वैन मिंग है। शायद उसके मम्मी पापा उसे सच में बहुत प्यार करते हैं। जब छोटी लड़की ने ये दोनों नाम बताए तो उसका लहजा गर्व और संतुष्टि से भरा था। तुम्हारा एक्सप्रेशन आखिरकार बदल गया। आपने फिर से अपने हाथ में फोटो को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको लगा कि पहली नज़र में महिला जानी पहचानी लग रही थी। वैन मिंग आपके हाई स्कूल के सभी लड़कों के दिलों में देवी थीं, लेकिन समस्या ये थी कि आप उन्हें बिल्कुल नहीं जानते थे। आपका मुंह खुला हुआ है, इतना चौड़ा कि उसमें 10 ऑन्स का टेल आ जाए। छोटी लड़की, आपका मतलब है कि मेरी होने वाली पत्नी वैन नू है और हमारी एक बेटी है वगैरह? अगर ये सब सच भी है तो जू म्याओ अचानक यहाँ क्यों हैं? क्या उन्होंने वास्तव में समय यात्रा की है? जू म्याओ आपके प्रश्न से भ्रमित लगती हैं। पिताजी आज अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वो सामान्य से अलग दिख रहे हैं, जैसे कि वो और भी सुंदर हो गए हैं। समझने में असमर्थ वो अंत में जोर से अपना सिर हिलाती है। पिताजी, मुझे माँ को खोजने ले चलो। मैंने कई दिनों से माँ को नहीं देखा है। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ।
हालांकि आपको अभी भी विश्वास करना मुश्किल लगता है, आप धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। आखिरकार जब आपने जू मियाओतोंग को देखा तो आपको जो प्राकृतिक निकटता महसूस हुई वो निर्विवाद थी। अपनी माँ को देखकर भी खून के रिश्ते जैसा एहसास नहीं हुआ। टोंग टोंग, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम उससे शक से पूछते हो। मुझे नहीं पता, मैं अभी यहाँ उठी हूँ। जू मियाओतोंग घबराकर अपने छोटे हाथ मरोड़ती है। ठीक है, अगर उसने सच में टाइम ट्रैवल किया है तो तुम एक छोटी लड़की से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इसे साफ साफ समझाएगी। हालांकि तुम ये मानना चाहोगे कि ये गलतफहमी है, शायद तुम्हारे पापा की नाजायज़ बेटी। बेशक सबसे आसान तरीका है पैटर्निटी टेस्ट करवाना। तभी जू मियाओतोंग के पेट में अचानक गुड़गुड़ाहट हुई। उसने अपने सपाट छोटे पेट को छुआ और दुखी होकर कहा, डैडी, टोंग टोंग भूखी है। 2.5 मिनट बाद तुम उसे अपने किराए के अपार्टमेंट में ले गए। जू मियाओतोंग ने अपने जूते उतारे और कमरे में इधर उधर उछलती हुई उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। डैडी, तुम मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते? तुम हर रात साथ सोते थे। क्या तुम्हारा और मम्मी का झगड़ा हुआ था? तुम उस सवाल का जवाब नहीं दे सके। आपने रेफ्रिजरेटर खोला और उसके लिए बस एक कटोरी एग नूडल्स बनाने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद फैंग मियाओतोंग ने एक कटोरी पकड़ी जो लगभग उसके चेहरे से भी बड़ी थी। वो शायद बहुत भूखी थी। उसने अपने हाथ मुंह में ठूंस लिए। तुम्हारा पेट निकला हुआ था, जिससे तुम एक छोटी पफर फिश जैसी लग रही थी। खाली जगह का फायदा उठाकर तुमने ऑनलाइन पैटर्निटी टेस्टिंग की फीस चेक की और पाया कि वे सच में तुम्हारे अभी के बजट से बाहर था। खाने के बाद शू मियाओतोंग तुमसे माँ को ढूंढने के लिए कहने लगी। तुम तुरंत कंफ्यूज हो गई। वेन नियंग एक जानी मानी जोक गॉडेस थी, काफी अलग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वाली। बेशक तुम्हारे पास उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर होती भी तो तुम ये बात कैसे उठाते? क्या तुम कहते ये तुम्हारी बेटी है और तुम मेरी होने वाली पत्नी हो? ये पक्का पागलपन माना जाता। उस पल शू मियाओतोंग ने अपना सिर झुकाया, हैरान सी दिख रही थी। डैडी, क्या तुमने सच में मम्मी से बहस की थी? उसे ये कहते हुए तुमने सावधानी से पूछा। डैडी और मम्मी अक्सर बहस करते थे? शू मियाओतोंग ने अपनी उंगली से उसके गुलाबी होंठों को सहलाया। नहीं, डैडी और मम्मी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। हालांकि हम कभी कभी बहस करते हैं। डैडी जल्दी से मम्मी के सामने झुक जाते हैं और मम्मी अब गुस्सा नहीं करती। आप चुप थे। ऐसा लग रहा था कि आपकी आने वाली शादी काफ़ी खुशहाल होगी, बस आप अपनी पत्नी से थोड़ा डरे हुए थे। लेकिन क्या होगा अगर शू मियाओतोंग सच में ट्रांसमाइग्रेट कर गई हो तो? चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। बच्चे की माँ को ढूंढना सच में सबसे ज़रूरी है। एक पल सोचने के बाद आप टुंग टुंग से फैमिली फ़ोटो उधार लेते हैं और मशहूर कैंपस बैले वेंशन को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। खैर, जैसे ही आपने छोटी लड़की और फैमिली फ़ोटो देखी, आपका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आप बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। आप सोचते हैं कि वेंशन फ़ोटो देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। फिर अपने जूते पहनते हुए आप अपनी माँ को फ़ोन करते हैं। माँ, मैं बहुत बेसब्र हूँ। हालांकि आपका परिवार ठीक ठाक है, लेकिन रहने खाने के खर्च के बाद जो पैसे बचते हैं वे अभी भी पैटर्निटी टेस्ट का खर्च उठाने के लिए काफ़ी नहीं है। क्या मैंने कुछ दिन पहले ही आपको 2000 नहीं दिए थे? आप पैसे खाने वाले जानवर हैं। लिन हुई का लहजा बहुत बेसब्र था। जू मियाओतोंग तुम्हारे पीछे आज्ञाकारी ढंग से खड़ी थी, अपने छोटे हाथ पीठ के पीछे रखे हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थी। क्या डैडी दादी से बात कर रहे हैं? मुझे भी दादी की याद आ रही है। लिन हुई तुरंत सतर्क हो गई। वहाँ क्या शोर हो रहा है? मुझे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है। माँ, कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना नहीं आ रहा। तुम रुके, फिर बोले, लगता है तुम दादी बनने वाली हो। लिन हुई एक पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आवाज़ गुस्से और घबराहट से भरी हुई गूंजी। छोटी पेट, फिर से बोलो, तुमने किसे प्रेग्नेंट किया? वे कितने महीने की प्रेग्नेंट हैं? उस पल उसे लगा जैसे जू परिवार की पुरखों की कब्रों से शुभ धुआं निकल रहा हो। तुमने शांति से जवाब दिया, बच्चा पहले से ही 8 साल का है। लिन हुई फिर चुप हो गई, फिर अपनी क्लासरूम में भागी और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ बेवकूफ़ है? जाओ वहाँ गेम खेलो। फिर उसने साफ साफ और पक्के तौर पर फ़ोन काट दिया। इसके तुरंत बाद तुम्हें अपनी माँ से 1000 युआन का एक लाल लिफाफा मिला। क्योंकि तुम्हें दोपहर में क्लास जाना था, इसलिए तुम्हें टोंग टोंग को घर पर अकेला छोड़ना पड़ा, भले ही वो थोड़ी राजी नहीं थी। टोंग टोंग, अगर तुम बोर हो रही हो तो थोड़ा टीवी देख लो, मैं आज रात वापस आऊँगा।
तुमने जाने से पहले उससे बार बार कहा, फिर छोटी लड़की की नाराज और हिचकिचाती नज़रों के बीच अलविदा कहा। दोपहर 1:30 बजे तुम वेननिंग की क्लास में गए और क्लासरूम की पिछली लाइन में लड़कों से पूछा, अरे क्लासमेट, क्या वेननिंग यहाँ है? लड़के ने इधर उधर देखा और सिर हिलाया। नहीं। तुम एक पल के लिए हिचकिचाए, वे कहाँ बैठती है? मेरे पास उसके लिए कुछ है। लड़के की नज़र थोड़ी अजीब हो गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने आखिरकार तुमसे कहा, वेननिंग पीछे से चौथी लाइन में बैठती है। तुमने गुस्से में जवाब दिया और वेननिंग की डेस्क की तरफ चले गए। उसकी डेस्क बहुत साफ थी, उसकी किताबें करीने से रखी थीं और एक टेस्ट पेपर फैला हुआ था। ये साफ था कि वो बहुत मेहनती स्टूडेंट थी और सही भी था। उसके ग्रेड लगातार टॉप 10 में आते थे। सुंदर होने के अलावा वो एक सच्ची एकेडमिक स्टार थी। तुमने फोटो पेन होल्डर के नीचे रखी, फिर एक रद्दी कागज का टुकड़ा फाड़ा, अपना नाम और क्लास लिखा और दूसरे स्टूडेंट्स की अजीब नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से निकल गए। जैसा कि कहा जाता है, बेशर्मी को कोई हरा नहीं सकता। जब तक तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हारे नहीं जा सकते। स्कूल की घंटी 5:30 बजे बजी। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त लिन जिन एक बास्केटबॉल लेकर आया। आयान, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। तुम बिना ऊपर देखे अपनी गलतियों वाली नोटबुक ठीक करने में बिजी थे। नहीं, मैं नहीं जा रहा। अपने पापा को किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मत रोकना। लिन जिन ने आंखें घुमाईं। पढ़ाई बंद करो, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हमारे ग्रेड अभी भी अंडर ग्रेजुएट के लिए काउंटी लेवल के आसपास ही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन पिछले कुछ महीनों में चीज़ें बदल पाओगे? तुम मुस्कुराए। मैंने पहले ही अपना टैलेंट एक टॉप यूनिवर्सिटी में लाने का फैसला कर लिया है, तुमने कहा, लेकिन असल में तुम किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, भले ही तुम्हारे पास कोई वजह नहीं थी। तभी लिन जिन ने अचानक बात करना बंद कर दिया और एक कदम पीछे हट गया। उसकी नज़र क्लासरूम के दरवाजे पर टिकी थी। शूयान है? हाँ, सफाई कर रही एक लड़की ने इशारा किया। क्लासरूम में सबसे पीछे बैठी लड़की शूयान है, कोई तुमसे मिलने आया है। ये सुनकर तुमने ऊपर देखा और क्लासरूम के दरवाजे पर एक नाजुक नैन नक्श वाली लड़की खड़ी थी। उसके नैन नक्श सुंदर थे और उसके पैर लंबे और सीधे थे। लिन जिन की नज़र तुरंत तुम पर पड़ी। उसका चेहरा यकीन से भर गया। उसे मानना पड़ा, जिस पल तुमने वेननिंग को असल में देखा, तुम्हें सच का यकीन हो गया था। अगर फोटो असली थी तो उसमें वही लड़की थी। अपनी जवानी में वो और शू म्याओटोंग लगभग एक जैसे थे। ऐसा लगता था कि वेननिंग ने कभी दूसरी क्लास के लड़कों को एक्टिवली नहीं देखा। वो अपने क्लासमेट्स की घूरती नज़रों से थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। उसका एक्सप्रेशन कड़ा था। उसने कहा, शूयान, 1 मिनट के लिए बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ हालांकि साफ थी, उसमें थोड़ी ठंडक और थोड़ा गुस्सा था। कुछ मिनट बाद एक अकेले कोने में वेननिंग ने गहरी सांस ली और कहा, शूयान, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या इस तरह का प्रैंक सच में इंटरेस्टिंग है? उसे ये कहते हुए सुनकर तुमने पलटकर जवाब दिया, तो तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है ना? वरना तुमने क्या किया? क्या तुम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ गए? वेननिंग ने भौएं चढ़ाईं। वो जानती थी कि वो खूबसूरत है। उसे लव लेटर्स से भरा पूरा ड्रॉअर मिला था, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसे फैमिली फोटो दी थी। उस दोपहर क्लासरूम में लौटने को याद करते हुए उसने तुरंत अपनी किताबों के नीचे फोटो देखी। एक पल में उसकी नज़र तस्वीर में दिख रही महिला पर टिक गई। भले ही फोटो में दिख रही महिला ज़्यादा मैच्योर लग रही थी। उसकी मुस्कान हल्की थी, जो उसने पहले कभी नहीं की थी। लेकिन वेननिंग के मन में अनायास ही एक चेहरा उभर आया। वो खुद उसका चेहरा था। ये एक अजीब एहसास था। फिर वो फोटो में छोटी लड़की और उसके बगल में खड़े आदमी को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वेननिंग उस आदमी को नहीं पहचान पाई। उसे बस लगा कि वो एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला बूढ़ा आदमी है। लेकिन इस खूबसूरत गुड़िया जैसी छोटी लड़की ने उसे अजीब सा अपनापन क्यों दिया? हालांकि तर्क ने वेननिंग को बताया कि ये सिर्फ एक शरारत थी। निश्चित रूप से एक कंप्यूटर से बनी फोटो थी। उसका मन पूरी दोपहर फोटो से नहीं हट पाया। 4 क्लास के हैरान होकर ख़त्म होने के बाद ही वो तुरंत आपके दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आई। शू युआन, ये हैरेसमेंट है, इसलिए प्लीज़ बताएं कि ये फ़ोटो कैसे आई। इस समय वेननिंग ने अपने हाथ में फैमिली फ़ोटो पकड़ी हुई थी। उसकी आवाज़ धीमी और साफ तौर पर ख़राब मूड में थी। वेननिंग का रिएक्शन तो होना ही था। आखिर जब आपने पहली बार ये फ़ोटो देखी थी तो आपका भी यही रिएक्शन था। आपने 2 बार हल्की खांसी की। वेन शिया हुआ, भले ही आपको यकीन ना हो, ये छोटी लड़की मुझे डैड कहती है। आपने फोटो में शू म्याओडोंग की ओर इशारा किया। वेननिंग का दिमाग खाली हो गया। ये इंसान अभी भी हाई स्कूल में था और उसमें ऐसी काबिलियत थी। एक पल बाद उसने पूछा, डैड, क्या आपने उसे गोद लिया था?
नहीं, आपने जवाब दिया। उसने कहा कि उसकी माँ का नाम वैन निंग है। आपने सच सच जवाब दिया। वैन निंग का दिमाग फिर से खाली हो गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, आपने आगे कहा, उसने ये भी कहा कि उसकी माँ का नाम वैन निंग है। इस बार वैन निंग का दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसका मुंह अपने आप खुल गया। उसका चेहरा खाली था, एक साफ चमकदार मुस्कान के साथ। 2.5 मिनट बाद वैन निंग ने मुश्किल से निगला, क्या तुम हाई स्कूल के अपने सीनियर साल के बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो? ये कब से चल रहा है? वैन काफ़ी पोलाइट है, लेकिन मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हूँ, आपने बेबसी से कहा। वैन निंग सच में तुम्हें पुश कर रही थी, और इससे भी अजीब बात यह है कि उसे सच में लगा कि तुम उसे परेशान नहीं कर रहे हो। शायद तुम्हारी नज़रें बहुत साफ थीं, या शायद उस फोटो में 3 लोग बहुत असली थे। उसने फोटो उठाई और उसे और ध्यान से देखा। फोटो में लड़का बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था, बस अब तुम में ज़्यादा जवानी वाली एनर्जी थी और तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा बचपना था। वैन निंग ने अचानक जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये फोटो मुझे टोंग टोंग ने दी थी। उस बच्चे को देखने के बाद तुम्हें शायद कुछ अलग महसूस हो। तुमने सब्र से समझाया, क्योंकि तुम जानते थे कि खून के रिश्तों की फीलिंग नकली नहीं हो सकती। मैं यकीन नहीं करूंगी, फोटो कुछ साबित नहीं करती। वैन निंग धीरे धीरे संभली। उसकी आवाज़ फिर से सख्त हो गई। ये सुनकर आप अपनी कनपटियां मलने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ सेकंड चुप रहे और फिर बोले, क्या आप थोड़ी देर स्कूल के गेट पर मेरा इंतज़ार कर सकती हैं? बस थोड़ी देर। मानो या ना मानो ये आप पर है, लेकिन कम से कम मैं उसे देख तो सकता हूँ। वैन निंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो साफ तौर पर अभी भी सोच में डूबी हुई थी। आप उसे कुछ और बार देखे बिना नहीं रह सके। एक नॉर्मल इंसान ये सुनकर उसे पहले गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो शांत रही। हालांकि ये बात कि वैन निंग आपके पास आने को तैयार थी, ये दिखाता है कि फोटो देखते ही उसे कुछ महसूस हुआ था। आपने और कुछ नहीं कहा और स्कूल से चले गए। वैन निंग वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा भावशून्य था। वो लड़का अपने सुंदर चेहरे के साथ कोई अजीब इंसान नहीं लग रहा था, ना ही उसे परेशान करने के लिए बेतुके झूठ का इस्तेमाल करने वाला। लेकिन उसने जो कहा, भले ही वो अप्रैल फूल का मजाक हो, वो बहुत ही अजीब था। 25 मिनट बाद तुम वैन निंग के सामने फिर से आए, जू म्याओ तोंग का हाथ पकड़े हुए। जब वैन निंग ने पहली बार जू म्याओ तोंग को देखा तो वो घबरा गईं। वो अचानक एक कदम पीछे हट गईं, लेकिन उनकी नज़र उस छोटी बच्ची से हट नहीं पाई। उनका मन उसे गले लगाने का भी हुआ। मम्मी, मैंने आखिरकार तुम्हें देख लिया। मम्मी, मैंने आखिरकार तुम्हें देख लिया। फांग म्याओतोंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और वैन निंग पर झपटी। मम्मी ने मुझे कई दिनों से गले नहीं लगाया है। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं। वैन निंग ने बचने की कोशिश की, लेकिन छोटी बच्ची ने उनके पतले पैर पकड़ लिए, जिससे वो जमीन पर गिर गईं। फैंग म्याओतोंग ने उनकी तरफ देखा। उनका चेहरा खिल उठा था। मम्मी, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मम्मी, प्लीज़ मुझे किस करो। वैन निंग हैरान थीं, उन्हें विनती भरी नज़रों से देख रही थीं। इस बीच वैन निंग ने उन्हें पहले ही दूर धकेल दिया था और अपनी आंखें बंद करके उन 2 बहुत ही एक जैसी सुंदरियों को देख रही थीं। उसे मानना पड़ा, वे सच में एक ही टोकरी के 2 मटर जैसे थे। ये देखकर वैन निंग फैंग टोंग के सामने झुकी। छोटी बच्ची, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, तुम मेरी मम्मी हो। फैंग टोंग को समझ नहीं आया कि उसके मम्मी पापा ने अचानक उसे क्यों नहीं पहचाना। पहले कभी ऐसा अन्याय न झेलने के कारण वह तुरंत रोने लगी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वैन निंग घबरा गई। उसका दिल ऐसा लगा जैसे फट रहा हो। उसने घबराकर और अनाड़ीपन से अपने हाथों से छोटी बच्ची के आंसू पोंछे। रो मत, मत रो। उस पल उसे आखिरकार समझ आया कि जब आपने कहा था कि जब वह छोटी बच्ची को देखेगी तो उसे अलग महसूस होगा, तो आपका क्या मतलब था। क्योंकि जब छोटी बच्ची ने उसे मम्मी कहा तो उसे अजीब सी खुशी और संतुष्टि महसूस हुई। 30 मिनट बाद आप और वैन निंग एक केक की दुकान में बैठे थे। आपने 2 ग्लास नींबू पानी ऑर्डर किया और आपके बगल में बैठी छोटी बच्ची ने मैंगो मिल्क फ्यूई ऑर्डर किया। टोंग टोंग बहुत खुश लग रही थी। तुम्हारे पास बैठी उसके 2 छोटे पैर आगे पीछे हिल रहे थे। बच्चा कितना प्यारा है। जवान वेट्रेस ने उसके सामने केक रखा और फिर उत्सुकता से पूछा, क्या तुम बड़े भाई बहन हो? वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। यह सुनकर वैन निंग के गाल थोड़े लाल हो गए, जबकि तुम मुस्कुराए और सिर हिलाया। फैंग टोंग ने मीठा केक खाया, कोई अनजान नर्सरी राइम गुनगुनाते हुए। उसकी मीठी आवाज़ नरम और प्यारी थी। इस प्यारे से बच्चे ने तुम्हें और वैन निंग को देखने से लगभग रोक नहीं पाया।
थोड़ा शांत होने के बाद तुम वेन्निंग की ओर मुड़े। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे नाम से बुला सकता हूँ? वेन्निंग ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और जवाब में धीरे से गुनगुनाया। सच कहूं तो अब भी वेनरिंग टाइम ट्रैवल के आइडिया को मान नहीं पा रही है। ये बहुत ही अविश्वसनीय है। अगर वो किसी को बताए तो कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब टोंग टोंग ने उसे गले लगाया तो उसके दिल की धड़कन को नकारा नहीं जा सकता था। उसने नींबू पानी का एक घूंट लिया, अपना गला साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। मेरा आइडिया टोंग टोंग के साथ पैटर्निटी टेस्ट करने का है। वेन्निंग ने सिर हिलाया, एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर धीरे से पूछा, क्या होगा अगर, मेरा मतलब है, क्या होगा अगर नतीजा सच में? मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। आखिरकार 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स में बच्चे को पालने की काबिलियत नहीं होती, खासकर जब हम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के एक अहम पड़ाव पर हों। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी नज़रें एक साथ टोंग टोंग पर पड़ीं। वेन्निंग ने फैंग मियातोंग के चेहरे पर क्रीम देखी और अचानक अपना मुंह पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला। छोटी लड़की ने बात मानते हुए अपना सिर पीछे झुका लिया, अपनी माँ के प्यार का मजा ले रही थी। ये सब करने के बाद ही वेन्निंग को अचानक एहसास हुआ कि अभी उसकी हरकतें बिल्कुल एक प्यार करने वाली माँ जैसी थीं। अचानक फैंग मियातोंग ने मासूमियत से कहा, माँ, अब पापा से नाराज मत हो, चलो साथ में घर चलते हैं, ठीक है? क्या? वेन्निंग ने हैरानी से तुम्हें देखा। मैंने अपना सिर खुजलाया और समझाया। उसे लगा कि तुम घर नहीं जा रही हो क्योंकि तुम मुझसे बहस कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे कहूं, इसलिए मैंने बस मान लिया। वेन्निंग ने ये बात मान ली। वैसे साइकेट्रिक इवैल्यूएशन फीस? मिस्टर वेन, अपना फ़ोन टेबल पर रख दो। ये लगभग 2000 युआन है। हमें ये खर्च बांटना पड़ सकता है क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और तुम्हें बाद में टोंग टोंग को पालना पड़ सकता है, इसलिए तुम बहुत सीधी बात कर रही हो। इसके अलावा तुम अकेली नहीं हो जो सच जानना चाहते हो। वेन्निंग की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। सॉरी, मुझे कुछ दिक्कत हो सकती है। मॉम अजीब तरह से बात कर रही हैं। घर का सारा पैसा तो मॉम ही मैनेज करती हैं। तुम अचानक डैड को पैसे क्यों दे रही हो? ये सुनकर तुम्हें और वेन्निंग को एक अनदेखी बात समझ में आई। तुम दोनों ही भविष्य हो सकते हो। वेन्निंग चुप रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टोंग टोंग की बातों का क्या जवाब दे। टोंग टोंग के कान धीरे धीरे लाल हो गए। हाई स्कूल में मेरा और उसका कोई कनेक्शन नहीं था, तो हमने शादी क्यों की? और तुम इस मासूम सी दिखने वाली लेकिन असल में काफ़ी मज़ेदार लड़की को देखकर उस सीन की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक पल बाद तुम छोटी लड़की को देखती हो और पूछती हो, टोंग टोंग, क्या तुम्हें पता है कि मम्मी और डैडी कैसे मिले? क्या ये किसी ब्लाइंड डेट के जरिए हुआ था या कुछ और? फैंग शियाओतोंग को समझ नहीं आया। उसकी छोटी छोटी भौहें तन गईं। टोंग टोंग समझ नहीं पा रही है। बस कभी कभी मम्मी और डैडी इस बात पर बहस करते हैं कि पहले किससे प्यार हुआ। ऐसा लगता है कि ये कोई ब्लाइंड डेट नहीं थी, बल्कि डेटिंग से शादी तक का सफ़र था। और ये बहस नहीं है, ये साफ तौर पर बच्चे के सामने प्यार दिखाना है। वेन्निंग को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सेरन महसूस होती है। वो सोच भी नहीं सकती कि वो फोटो में दिख रही औरत की तरह धीरे से और खुशी से मुस्कुराती हुई उस तरह की इंसान बन जाएगी। मुझे अब वापस जाना चाहिए, मैं घर देर से नहीं पहुंच सकती। वेन्निंग अजीब तरह से समय देखती है, जाने का बहाना ढूंढना चाहती है। उसे आज जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए समय चाहिए। जुयुआन, प्लीज़ टेस्ट रिजल्ट आने के तुरंत बाद मुझे बताना, वेन्निंग अपना फ़ोन निकालते हुए कहती है। मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर देती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे सीधे मैसेज करना। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को वीचैट फ्रेंड्स के तौर पर ऐड कर लिया। उसी समय वेन्निंग ने वेन्निंग की तरफ बालों की एक लट फेंकी। जाने से पहले वेन्निंग की नज़र फिर से फैंग नियोतोंग के चेहरे पर पड़ी। मॉम, क्या आप हमारे साथ घर नहीं आ रही हैं? फैंग नियोतोंग को अचानक लगा कि केक का मज़ा ख़त्म हो गया है। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। उसने रोते हुए पूछा, मॉम, क्या आपको टोंग टोंग पसंद नहीं है? आपने जल्दी से धीरे से बात को सुलझाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मॉम के पास ज़रूरी काम है। टोंग टोंग को समझदार होना चाहिए। वेन्निंग रुकी, फिर बिना कुछ कहे जल्दी से चली गई। जल्दी से किए गए टेस्ट के रिजल्ट जल्दी आ गए। रात करीब 9 बजे आपको वीचैट पर 2 रिपोर्ट्स मिली। प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिखाया कि फैंग नियोतोंग के दोनों बच्चों के पेरेंट होने का चांस 99.99% तक था। इसका मतलब था कि फैंग नियोतोंग सच में आपकी बेटी थी, इसमें कोई शक नहीं। इस समय वेन्निंग अपनी डेस्क पर अपना होमवर्क कर रही थी जब उसने आपका मैसेज देखा।
इस पल उसने आखिरकार पूरी तरह हार मान ली और ये बात मान ली कि उसकी बेटी भविष्य से आई है। लेकिन अजीब बात है, उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। शायद जिस पल उसने पहली बार टोंग टोंग को देखा, उसने पहले ही इस बात को कंफर्म कर लिया था। आप एक पल सोचते हैं, फिर दूसरा मैसेज भेजते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? आप टोंग टोंग के पिता हैं। आप मुझसे पूछते हैं और वेन्निंग तुरंत जवाब देती है, आप एक गैर जिम्मेदार बदमाश बनने वाले हैं। आप जल्दी से जवाब टाइप करते हैं, बकवास मत करो। वेन्निंग ने ये 3 शब्द टाइप किए, फिर सरदर्द के साथ अपने टेस्ट पेपर के खाली पेज को घूरने लगी। असल में उसने पूरी रात एक भी शब्द नहीं लिखा था। वो बस उस प्यारी, नियम तोड़ने वाली छोटी लड़की और आपके बारे में सोच सकती थी, जो इतने साफ और सुंदर लग रहे थे। वे अब क्या कर रहे थे? ये सोचकर वेन्निंग ने अपने गालों पर जोर से थप्पड़ मारा, उठी और कमरे से बाहर चली गई। लिविंग रूम में उसके पिता वेन किमिंग आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। वेन्निंग दरवाजे पर खड़ी थी। काफी देर तक हिचकिचाती रही, फिर उसने आवाज लगाई, डैड? वेन्निंग, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? वेन किमिंग ने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया। डैड, क्या आप मुझे कुछ और गुजारा खर्च दे सकते हैं? 1000 युआन। वेन्निंग ने अपने होंठ भींचे, हिचकिचाते हुए कहा। इससे पहले कि वेन किमिंग जवाब दे पाता, किचन से उसकी सौतेली माँ की आवाज आई, तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? पति, उसे मत दो। वो अभी हाई स्कूल के सबसे जरूरी दौर में है। उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसकी सौतेली माँ की आवाज बहुत ज्यादा दिल को छूने वाली थी, जिससे वेन्निंग की कनपटी धड़क रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए, इसलिए वो बस जिद करके सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। वेन्निंग, अपनी माँ की बकवास मत सुनो, पहले अपने कमरे में जाओ। वेन किमिंग ने धीमी आवाज में कहा। डैड थोड़ी देर में तुम्हारे लिए ले आएंगे। 10 मिनट बाद वेन किमिंग ने वेन्निंग का दरवाजा खटखटाया और पैसों की एक गड्डी पकड़े हुए अंदर आ गया। वेन्निंग तुरंत खड़ा हो गई। डैड, सॉरी, मैं बस। वेन किमिंग मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो डैड को जरूर बताना। हमारी वेन्निंग अब बड़ी हो गई है, अगर उसे कोई सुंदर ड्रेस दिखे तो चिंता मत करना। वेन्निंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चुपचाप सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाया और पैसे ले लिए। वेन किमिंग मुस्कुराया, अपनी बेटी के लिए चिंता दिखाने ही वाला था कि अचानक वेन्निंग की सौतीली बहन ने बगल से आवाज दी, मम्मी पापा, कल मैंने अपने दोस्त के साथ जो गुड़िया खरीदी थी, उन्हें तुमने कहाँ रखा है? मुझे लगता है कि वे अलमारी में है। ठीक है, खुद ही ढूंढ लो, वेन किमिंग ने बाहर जाते हुए जल्दी से कहा। डैड प्लीज मेरे लिए ढूंढ दो। ठीक है, डैड तुम्हारे लिए ढूंढ लेंगे। वेन्निंग बगल वाले कमरे में हो रही बिगड़ी हुई और प्यार भरी बातें सुन रही थी। उसने अपनी लंबी पलकें झुका लीं और थैंक यू डैड शब्द मुंह से निकलने का मौका ही नहीं मिला। जब वो छोटी थी तो वेन्निंग भी वेन परिवार की छोटी राजकुमारी थी, जिस पर प्यार और स्नेह बरसता था। लेकिन जब से उसकी माँ गुजर गई, उसके पिता ने एक नई औरत से शादी कर ली और परिवार में एक प्रोस्टिट्यूट आ गई, सब कुछ बदल गया। हालांकि उसके पिता अब भी उसके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन वो साफ तौर पर उस प्रोस्टिट्यूट को पसंद करते थे जो अभी भी जूनियर हाई स्कूल में थी। फिर वेन्निंग ने ध्यान से 1000 युआन अपने स्कूल बैग में डाले, अपना फोन उठाया और मैसेज भेजा, तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम दूसरी तरफ फांग म्याओतोंग के साथ शॉपिंग कर रहे हो। 25 मिनट बीत चुके थे जब उसने मैसेज देखा। तुमने तुरंत जवाब दिया, मॉल से शॉपिंग कर रहा हूं, टोंग टोंग के लिए कुछ कपड़े खरीदे, और फिर एक फोटो अटैच की। वेन्निंग ने जल्दी से फोटो खोली। फांग म्याओतोंग सफेद बनी पजामा पहने मॉल के बीच में खड़ी थी। छोटी लड़की खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं, जैसे कोई शरारती छोटी परी हो। वेन्निंग अपना फोन पकड़े हुए अपने दिल की हल्की उदासी को तुरंत गायब होते हुए महसूस कर रही थी। उसकी क्यूटनेस इतनी ज्यादा थी कि फोन से छिप सकती थी। अचानक उसे कुछ सेकंड का वॉइस मैसेज मिला। उसे खोलते ही फांग म्याओतोंग की मीठी आवाज तुरंत फोन पर आई। उसने कहा, मम्मी, मैं अब एक बनी हूं, कितनी क्यूट है ना? वेन्निंग ने बार बार सुना। आखिर में चुपचाप सोचा, तो टोंग टोंग सचमुच मेरी होने वाली बेटी है। वेन्निंग आमतौर पर अपनी भावनाओं को छिपाए रखती थी, लेकिन उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि इस समय उसकी आंखों में एक अनोखी कोमलता आ गई थी। फिर उसने जल्दी से मैसेज सेव किया और जवाब दिया, हमारी टोंग टोंग बहुत क्यूट है। शॉपिंग के बाद तुम छोटी लड़की को घर ले गए, मेरे बैग और मेरे बैंक अकाउंट में बचे कुछ सिक्के देख रहे थे, तो मैं थोड़ा बेबस महसूस हुआ। सच कहूं तो टोंग टोंग सचमुच बहुत अच्छे व्यवहार वाली और क्यूट है, लेकिन उसमें एक कमी भी है। उसकी परवरिश जरूर बहुत मजेदार रही होगी। वो एक सच्ची वारिस थी।
जब भी उसे कोई सुंदर और पसंद आने वाली चीज़ दिखती, जैसे कपड़े या गुड़िया, तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती और तुमसे उसे खरीदने के लिए कहती। और तुम इस कोमल प्यारी छोटी बच्ची के सामने बस खुद को रोक नहीं पाए। टोंग टोंग, तुम्हारी रोज़ की जगह कितनी बड़ी है? क्या ये इससे बड़ी है? तुमने लापरवाही से पूछा। वेन्यन ने कमरे में इशारा करने के बाद धीरे से कहा, छोटे पूर्वज, ये तो घर के टॉयलेट के बराबर ही है ना? तुम हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा भविष्य का करियर बहुत सफल होगा और तुम पूरी तरह से बेटी ऑब्सेस टाइप के हो जाओगे। अपनी बेटी पर प्यार और देखभाल की बारिश करोगे। लेकिन अभी तुम बस एक गरीब हाई स्कूल स्टूडेंट हो। बच्चे को पालना तो भूल ही जाओ, सुपरमार्केट में टॉयलेट पेपर के दाम कंपेयर करने में भी बहुत टाइम लगता है। और वेनमिंग, ये साफ है, कोई खास अमीर दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा नहीं है, एक लाडली वारिस। तुम्हें चिंता होने लगी है। ये परेशानी वाली बात है। मैं बच्चे को पालने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? सिस्टम कहाँ है? तुम्हारी बेटी तो पहले ही यहाँ आ चुकी है। एक सुपर डैड सिस्टम जगाना, या शायद एक टोंग टोंग अपने पिता को भूलकर ड्रैगन सिस्टम बन जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं लगता। आधे घंटे बाद नहाने के बाद तुम बच्चों का टूथब्रश निकालते हो, टूथपेस्ट लगाते हो और टोंग टोंग सोने से पहले अपने दांत ब्रश करती है और अपना चेहरा धोती है। फैंग मियाटोंग अपने दांत ब्रश करके ख़त्म करती है और कहती है, मैं आज रात डैडी के साथ सोना चाहती हूँ। तुम शुरू में मना करना चाहते हो, लेकिन अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर तुम आखिरकार मान जाते हो। फैंग मियाटोंग खुशी खुशी बिस्तर पर कूद जाती है, कंबल में सिर छिपा लेती है। वो अपने पापा के साथ सोने के लिए साफ तौर पर उत्साहित है। तभी तुम्हारा फ़ोन बजता है। ये एक अनजान नंबर है। फ़ोन उठाने के बाद वेंडिंग की आवाज़ बीप करती है, शुयान, क्या तुम दोनों घर आ गए? हाँ, हम वापस आ गए हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि छोटी बच्ची के लिए क्या खरीदूं, इसलिए मैंने सिर्फ पजामा का एक सेट चुना। उसके साथ मॉल जाने का कोई मौका ढूंढो। ठीक है, इस वीकेंड कुछ समय निकालते हैं। यहाँ मेरे लिए ये आसान नहीं है, इसलिए वेंडिंग की आवाज़ धीमी पड़ गई और तुमने उसे बीच में टोक दिया। मैं अकेला रहता हूँ, टोंग टोंग मेरे साथ रह सकती है। लेकिन टोंग टोंग तुम्हें देखकर बहुत खुश लग रही थी। बाई निंगनिंग साफ तौर पर बता सकती थी। आज जितने कम समय में वे साथ रहे, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और वो बहुत अजीब लग रही थी। आप सोच भी सकते हैं कि वो घबराकर अपने फ़ोन को देख रही होगी, शायद इसीलिए क्योंकि वो पहली बार किसी लड़के को डेट पर बुला रही थी। ये सोचकर मैंने मजाक किया। मुझे पता है कि हमारे गाओ योंग की वेन्निंग का कभी कोई स्कैंडल नहीं हुआ। वेन्निंग चुप हो गई। इन शब्दों से वो थोड़ी उदास और दुखी लग रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से गुनगुनाने लगी। आप तुरंत सीरियस हो गए और बोले, मजाक कर रहा था। जब भी तुम फ्री हो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। वैसे क्या तुम टोंग टोंग से बात करना चाहती हो? फैंग मियाओ टोंग की आंखें तुरंत चमक उठी और उसने जोर से पुकारा, क्या ये मम्मी है? टोंग टोंग मम्मी को गुड नाइट कहना चाहती है। फोन की दूसरी तरफ वेन्निंग की सांसें साफ तौर पर सिंक्रोनाइज हो रही थी। फिर एक हल्की आवाज आई, जैसे गलती से पानी का गिलास गिर गया हो। आप वेन्निंग की थोड़ी तेज और अस्त व्यस्त सांसें भी सुन सकते थे। कोई बात नहीं, वेन्निंग ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बात करने के बाद उसने फोन ऐसे काट दिया जैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। उसी पल उसकी गर्दन से एक गहरा गुलाबी रंग फैल गया, जो तेजी से उसके नाजुक कानों और बैंगनी सफेद गालों पर फैल गया। फैंग में और टोंग तम से चिपकी हुई थी, गहरी नींद में। उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। तुम प्यार से मुस्कुराए, फिर ध्यान से उसे दूर किया, उसे जगाने की कोशिश नहीं की और नहाने के लिए उठ गए। जब तुम नाश्ता लेकर लौटे तो जू में और टोंग पहले से ही जाग चुकी थी। वो पूरी तरह से जागी हुई नहीं लग रही थी। बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी थी, मुंह बना रही थी और अपने गाल ढक रही थी। डैडी, टोंग टोंग धीरे से डांटते हैं। तुमने नाश्ता टेबल पर रख दिया। टोंग टोंग अब बड़ी हो गई है, वो हमेशा डैडी से ऐसे चिपक नहीं सकती। जूमी और टोंग बहुत दुखी लग रही थी, अपने खरगोश जैसे कान जोर से खींच रही थी। मुझे डैडी से नफरत है। ये सुनकर तुम हैरान रह गए। तुमने उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं किया था। क्या इस लड़की को सुबह चिड़चिड़ापन हो सकता है? ये अच्छी आदत नहीं है। जू परिवार को ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। ये किससे विरासत में मिली होगी? नाश्ते के बाद ही छोटी लड़की पूरी तरह से जागी। फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हुई, एक छोटी सी पफर फिश से वापस उस नरम प्यारी सी डंपलिंग में बदल गई। डैडी, टोंग टोंग घर पर अकेली बहुत बोर हो रही है। एलिमेंट्री स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे,
टोंग टोंग, क्या तुम कुछ दिन इसे झेल सकती हो? तुम जल्द ही नए दोस्त बना लोगी। डैडी दोपहर तक घर आ जाएंगे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो फ्रिज में स्ट्रॉबेरी हैं और कॉफ़ी टेबल पर स्नैक्स हैं। तुम नीचे झुके और उसके छोटे से सिर पर थपथपाया। जू म्याओ टोंग ने बात मानते हुए सिर हिलाया। बकी ने तुम्हारे गाल पर किस किया। टोंग टोंग घर पर अच्छी रहेगी। डैडी, तुम्हें मम्मी को भी जल्द ही घर ले आना चाहिए। छोटी लड़की के नरम गर्म गुलाबी होठों ने तुम्हें अजीब तरह से आराम महसूस कराया। तुम मुस्कुराए और चले गए। पूरे रास्ते तुम सोच रहे थे, तुम सच में टोंगलिंग को हर समय घर पर अकेला नहीं रहने दे सकते थे। उसकी स्कूलिंग का इंतज़ाम कैसे किया जाए, ये सबसे ज़रूरी हो गया था। स्कूल पहुंचने पर लिनजिंग तुरंत तुम्हारे पास सख्ती से आया और पूछा, स्कूल ब्यूटी विन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम चुप हो गए। उसने लापरवाही से जवाब दिया, हमारी एक बेटी है। लिनजिंग हैरान रह गया। उसका दिमाग लगभग बंद हो गया। मजाक कर रहा था। तुमने कहा, मैं बायोलॉजी कमेटी का मेंबर हूं और वेननिंग टॉप क्लास की मैथ्स रिप्रेजेंटेटिव है। टीचर के साथ कुछ चल रहा है और वैसे भी वो स्कूल ब्यूटी है। उसे मुझ में कैसे दिलचस्पी हो सकती है? ज्यादा मत सोचो। लिनजिंग ने खुशी में सिर हिलाया। हालांकि उसे बायोलॉजी कमेटी के मेंबर और मैथ्स रिप्रेजेंटेटिव के बीच का कनेक्शन समझ नहीं आया, लेकिन ये आम बात थी कि अच्छे भाई मुश्किलें बांट सकते हैं, लेकिन कोई भी अकेले रास्ता नहीं बना सकता। अचानक उसकी दोस्त बाई मेंगशी ने बीच में टोका, उसे यान में दिलचस्पी क्यों नहीं हो सकती? वो सुंदर है। थोड़ा मेकअप करने पर उसका चेहरा वेन्निंग जैसा हो जाएगा। मुझे यकीन है कि 50 साल की आंटियों को ऐसे लोग पसंद आते हैं। बाई मेंगशी की बातें सुनकर लिनजिंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। बाई मेंगशी, तुमने वो कब डाउनलोड किया? लिनजिंग अचानक नाराज हो गई। तुम्हें सच में अयान पसंद नहीं है ना? बाई मेंगशी ने मुंह बनाया। चले जाओ, मैं असल में ये कहना चाहती हूँ, लिनजिंग, तुम सबसे बदसूरत हो। उन दोनों को एक दूसरे को छेड़ते देखकर तुम खिलखिलाकर मुस्कुराए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के प्रेशर में हर किसी को अपनी टेंशन कम करने के लिए किसी न किसी तरीके की ज़रूरत होती है।